चलिए दोस्तों, आपके पास जो 27 फरवरी जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखकर जाएं, उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम के बाद आइएगा और इसमें से आप अपना पेपर मिलाइएगा और बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका मैच किया है। अगर नहीं मैच करेगा तब आप मुझे बताइएगा, लेकिन विश्वास के साथ और मेहनत करके आप इसको देखकर और तैयार करके जाइए, फिर आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आपको मैं आज शुरू करने जा रहा हूं यूपी बोर्ड 2023 विज्ञान में आने वाले प्रश्न। मात्र एक ही वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री कवर कराऊंगा। एक दिन आपका बायोलॉजी कवर करवा दूंगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां से मैं कवर करवा दे रहा हूं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं फिजिक्स पे। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उस चैप्टर फर्स्ट से आपको केवल आपको तैयार करना है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा क्या है हम आपको बताते चलेंगे। केवल फास्ट ट्रैक में रिवीजन रहेगा। देखिए, ये जब प्रकाश का परावर्तन कहेगा तो आपको हेडिंग डालना है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आपको एक कांच लाना है और उस कांच के निचली सतह पर पेंट कर देना है। अब देखिए, जो प्रकाश की किरण इस पर आकर गिरती है, मतलब आपतित तो होती है, तो उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहते हैं। और ये जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और इससे टकराकर जब वापस लौट जाती है तो इस घटना को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और ये जिस बिंदु पर डाला गया लंब, इस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, जिसको नॉर्मल कहते हैं। इनके बीच बने एंगल को आई और इनके बीच बने एंगल को आर कहते हैं। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे कि प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराती है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए बात यह है कि अगर एक किरण आएगी, एक लाइन आएगा कोई, तो उसको किरण बोलते हैं। जब कई रेखाएं एक साथ आने लगे तो उसे किरण पुंज कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको किरण कहते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल रेखा है। तो हम क्या कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है। परावर्तन के नियम हो सकता है आपसे इस बार पूछा जाए, पिछली बार भी आया था, 2022 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसलिए हो सकता है कि इस बार कम चांस है आने का। इस बार स्नेल का नियम हो सकता है रिपीट हो, लेकिन इसको भी ध्यान देकर जाइए क्योंकि रिपीट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो परावर्तन के नियम ये 2022 में भी पूछा गया है। तो परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो इसके दो नियम है। अगर कोई पूछे परावर्तन के कितने नियम, तो क्या कहेंगे? इसके दो नियम है। दो नियम कौन कौन से हैं? तो नियम नंबर फर्स्ट ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, कामा लगा के, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला पॉइंट क्या कहेंगे? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम। दूसरे नियम में क्या लिखेंगे कि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। कैसे लिखेंगे? आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है। नीचे आप लिख देंगे अर्थात, ऐसे अर्थात नीचे वाला कोण आई बराबर कोण आर, ये आपका है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने एंगल से आएगा उतने ही एंगल से जाएगा। अगर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आया है तो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा। जैसे आप कभी दर्पण जिसमें चेहरा देखते हैं, अगर आप उसमें कभी आप लाइट को देखिएगा तो ऐसे करते हैं तो लाइट जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से जाती है। तो एंगल आई एंगल आर बराबर होता है। ये परावर्तन के परिभाषा और नियम दोनों तैयार कर लीजिएगा। अगले टॉपिक, अब आ जाइए दूसरे टॉपिक, F बराबर r/2 पर निगमन। पहली बात तो इसका संबंध आपसे दे दिया जाएगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप लिखेंगे F बराबर r/2, या आपको अगर ऐसा नहीं मिलेगा
तो आप क्या करेंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसके नीचे एक होता है आर एकन्नम आर हो जाएगा और बराबर में 2 का एफ में गुणा हो जाएगा तो 2f। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि स्मॉल आर कर दिया या कैपिटल आर कर दिया। जैसे आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि ये सही संबंध दर्शाता है, आपको लिख देगा आर बराबर f/2 पहला विकल्प, दूसरा कर देगा f बराबर 2r, तीसरा कर दिया जाएगा स्मॉल आर बराबर 2f, चौथा कर दिया जाएगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप बहुत लोग हड़बड़ी में आकर के इसको मार देंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी का आधा वक्रता त्रिज्या नहीं होता, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस होता है, क्योंकि ये है वक्रता त्रिज्या सेंटर तक की दूरी, ये दूरी वक्रता त्रिज्या होती है और इसकी आधी फोकस होती है और फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होती है। तो जब ये आधी है सेंटर की तो इसकी आधी कौन होगी, फोकस। तो जब इसका आधा करेंगे तब ना फोकस मिलेगा। तो ये बताओ यफ का आधा कर रहा है तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया है। देखो यफ बराबर 2r, तो यफ बताओ कहीं आर का दुगुना कर देंगे, आर का दुगुना कर देंगे तो अनंत आ जाएगा और ये क्या दिया यफ, ये भी क्या हो गया गलत। तीसरा आप चेक कर लेंगे, बस सिंबल देखिए कहाँ कैपिटल था वहां क्या कर दिया स्मॉल, बाकी सेम सेम रहेगा, ऐसे ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको इसी टाइप से बहुविकल्पी एक मिल सकता है। और अगली चीज और क्या मिलेंगे, और इसी टाइप पर आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा, एक न्यूमेरिकल और जैसे ऐसे आ गया कि एक अवतल दर्पण की, क्वेश्चन आ जाए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी, इस टाइप क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आपको ध्यान देना है कि दर्पण कौन सा है, अवतल, सभी चिन्ह माइनस के साथ, क्या लिखा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आपको लिखना है आर से, ठीक, बराबर आपको क्या मान दिया 20 सेंटीमीटर, आप क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। अवतल मिले तो माइनस लगा दीजिए, उत्तल मिले प्लस लगा दीजिए। अब देखिए फोकस दूरी को किससे लिखते हैं स्मॉल एफ, कैपिटल एफ को मुख्य फोकस कहते हैं, लेकिन अगर फोकस दूरी कह देते हैं स्मॉल एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला देखिए ये है, जो चाहे वो लगा लें, एफ चाहिए तो एफ को लगाएंगे, एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2, मान रखेंगे r का मान -20/2, काट देंगे कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अगर मात्रक सेंटीमीटर तो आंसर सेंटीमीटर, यहाँ अगर मीटर तो यहाँ भी आंसर मीटर। आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन या तो दे सकता है, या फिर वक्रता त्रिज्या के स्थान पर फोकस दूरी दे दे और वक्रता त्रिज्या पूछ लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको मिटा नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए हो सकता है क्वेश्चन में आपके यहां पर फोकस दूरी दे दिया जाए, अंक बदल सकता है, फोकस दूरी दे दिया जाए और यहां से वक्रता त्रिज्या पूछ लिया जाए, तो आप क्या करेंगे। तो देखिएगा यफ का मान आपको दे दिया गया है, अब आप ध्यान दीजिए फोकस दूरी दिया गया, फोकस दूरी को किससे लिखेंगे स्मॉल एफ, कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आपको दर्पण देखना कौन सा अवतल, क्या लगाएंगे माइनस, क्या पूछा गया वक्रता त्रिज्या, क्या लिखेंगे r बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या है, r चाहिए, r बराबर क्या होता है 2f, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होती है जब फोकस दूरी का दोगुना करेंगे तब वक्रता त्रिज्या के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे 2f, देखिए 2 हो गया, f का मान कितना है -20, माइनस आएगा तो आगे ब्रैकेट 20 दूनी 40, -40 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा, अच्छे ठीक है। ये आपका हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। अगले टाइप पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि u, v तथा स्मॉल f में संबंध, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या करेंगे स्मॉल u, v तथा स्मॉल f में संबंध, तो इसको हम लोग दर्पण सूत्र, वहां लिखेगा कि दर्पण सूत्र बताना है या लेंस सूत्र। अगर दर्पण सूत्र कहे, चाहे वह अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण सूत्र दोनों के लिए समान होता है। तो दर्पण सूत्र में क्या होता है 1/f बराबर
1/v प्लस में 1/u। अगर दर्पण सूत्र आता है तो ये लिखेंगे, और लिखने के बाद नीचे लिखेंगे जहां स्मॉल f बराबर जो दर्पण दिया रहेगा, तो दर्पण की फोकस दूरी, क्या लिखेंगे, दर्पण की फोकस दूरी। और दूसरा v बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, दर्पण से, प्रतिबिंब की दूरी। कोई पूछे u क्या है तो आप कह देंगे वस्तु, चाहे इसे वस्तु कहो या किताबी भाषा में NCERT में बिंब कहो, की दूरी। अब वस्तु के दर पे पेपर में मोमबत्ती भी दे सकता है, लालटेन भी, ढिबरी भी, बहुत सारी चीजों को दे सकता है। तो वस्तु बिंब के स्थान पे कुछ भी लिख सकता है, सुई, मोमबत्ती, ट्रक, बस, कार, जीप, कुछ भी लिख सकता है। तो आप समझ जाइए। तो अगर पेपर में आए UV तथा स्मॉल f में संबंध लिखे तो आप इस चीज को लिख के आएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं। इस पर आपको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल आपको खूब अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। आगे टाइप पर आते हैं हम लोग। अगली चीज आते हैं कि अब हम लोग दर्पण में आएंगे कि अवतल दर्पण के दो उपयोग, अवतल दर्पण के दो उपयोग क्या है। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग सभी लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के दो उपयोग, पहला उपयोग क्या है, इसका उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। कहां पर, दाढ़ी बनाने में या दाढ़ी सेविंग कराने में, कुछ भी कह सकते हैं आप, पहला। दूसरा, इसका यूज हम लोग डॉक्टर द्वारा रोगी के आंख, कान, नाक, गला आदि का निरीक्षण करने में, मतलब जांच करने में, इसमें भी आपका किया जाता है। तीसरी चीज, अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी, जैसे टेबल लैंप में भी किया जाता है, टेबल लैंप में भी किसका यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। या किसी भी प्रकाश को हमें दूर तक भेजना है, टकरा कर दूर तक भेजना है, तब भी परावर्तन कराना है, तब भी, तो इस टाइप में हम लोग यूज करते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर कोई आपसे कह दे उत्तल दर्पण के उपयोग, क्या पूछ लिया जाए, उत्तल दर्पण के उपयोग, तो आप क्या बताएंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का जो यूज है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी वाहन है, उस वाहन के बगल में जो साइड मिरर यूज होता है, जैसे बाइक चलती है, बाइक के बगल में देखिए, बगल में साइड मिरर लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो वाहनों के बगल में अगर कोई कह दे वाहनों के बगल में क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि जो पीछे ट्रक आती है वो रियल में छोटा बनता है, आभासी भी बनता है कि रियल में घुस जाता है उसके अंदर, नहीं, आभास होता है। दूसरी चीज, आभासी दिखता है, सीधा दिखता है, और वस्तु से छोटा दिखता है। ट्रक बहुत बड़ा है और उसमें इतना बड़ा दिखेगा तो छोटा भी दिखता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं वाहनों के बगल में जो मिरर यूज होता है वो भी उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अगली चीज, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी प्रकाश को अगर हमें मान लीजिए कहीं लाइट में, जैसे सर्च लाइट में इसका हम लोग यूज करते हैं, वैज्ञानिकों के क्षेत्र में ज्यादा इसका यूज करते हैं, सर्च लाइट में भी इसका यूज करते हैं उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो हम लोग अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दर्पणों की पहचान। दर्पण की पहचान कैसे कर पाएंगे, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, दर्पण की पहचान। तो दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज, तीन जानिए, तीन में से ही उठाया जाता है। पहला, अगर किसी का समतल दर्पण है, पहले नाम जान लीजिए, अगर कोई कहे दर्पण का जो, दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बताएंगे समतल दर्पण। कौन सा दर्पण बताएंगे, समतल दर्पण, प्लेन मिरर।
क्यों? क्योंकि आप जिसमें डेली चेहरा देखते हो उसी का नाम है समतल दर्पण। क्या आपको चेहरा छोटा बड़ा दिखाई देता है? क्या आप अपना चेहरा नाक देखते हो तो क्या इतना बड़ा दिखाई देता है? नहीं, उतना ही बड़ा दिखाई जितना बड़ा है। नहीं तो पता चला क्रीम यहाँ लगा तो क्रीम लग जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आभासी सीधा वस्तु के बराबर दिखता है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। लेकिन अगर यही चीज आभासी तो दिखे, सीधा तो दिखे, लेकिन वस्तु से बड़ा दिखे, वस्तु से क्या दिखे? बड़ा दिखे, तो ये कौन सा दर्पण होगा? अगर वस्तु से बड़ा दिखेगा तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखिएगा, कौन सा दर्पण? अवतल। कब अवतल दर्पण होगा? जब आभासी दिखे, सीधा दिखे, लेकिन वस्तु से बड़ा दिखे। लेकिन अगर आभासी दिखे, सीधा दिखे, लेकिन वस्तु से छोटा दिखे, वस्तु से छोटा दिखे, तो कौन सा दर्पण होगा? तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। आपको याद रखना है, इन दर्पणों से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। आभासी सीधा वस्तु के बराबर समतल, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा अवतल, आभासी सीधा वस्तु से छोटा उत्तल। मैं आपको थोड़ा तेजी से करवा रहा हूं क्योंकि आपको इधर अभी केवल एक दिन का टाइम है, मात्र संडे, तो आप लगे रहिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। तो पेपर में अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये तो आपका फिक्स है, ये क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है। अगर ये नहीं पूछा जाए तो आपको बझाने के लिए फोकस दूरी के स्थान पे वक्रता त्रिज्या लिख दिया जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और ये दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है। अगर ये अनंत होगा तो ये भी अनंत होगा। तो इसका मतलब जब फोकस दूरी अनंत है, एफ अनंत है, तो आपका आर भी क्या होगा? अनंत होगा। तो अगर कोई आपसे ऑप्शन क्वेश्चन में पूछ ले कि फोकस दूरी समतल दर्पण की क्या होती है? अनंत। वक्रता त्रिज्या अनंत। आपको कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, ठीक है? अगले पॉइंट पर आते हैं। इसके बाद है पहले चैप्टर में आपका कुछ न्यूमेरिकल, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको जो न्यूमेरिकल बनेंगे अगले पॉइंट पर वो इस टाइप के बन सकते हैं। न्यूमेरिकल में एक तो आपका 1/, जैसे क्वेश्चन में करवा के दिखा रहा हूं आपको कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु। अब वस्तु के दर पे ट्रक, बस, मोटर कुछ भी दे सकता है। 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु जो कि दर्पण से, कौन सा दर्पण? तो यहां लिख दीजिएगा, कोई भी दर्पण का नाम दे दीजिए, अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु जो कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तथा उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कहे या फिर स्थिति बोल सकता है, स्थिति, तथा प्रतिबिंब का आकार कामा प्रकृति भी बताइए। इसी टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन सकता है यहां से, ठीक है? तो कैसे इस टाइप को लगाओगे? केवल अंक चेंज कर सकता है, चीज यही रहेगा। तो देखिए, आपको कैप्चर कैसे करना है। क्या कहा? 5 सेंटीमीटर लंबी। क्या है 5 सेंटीमीटर लंबी? तो आप कहोगे वस्तु है, आगे नाम लिखेगा 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, या मोमबत्ती, लालटेन, ढिबरी, कुछ भी कहेगा, तो वस्तु ही तो है। अरे पेपर में कभी कभी वस्तु के स्थान पर आपको बिंब लिख के दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बिंब माने भी वस्तु होता है, और प्रतिबिंब लगा दे तो परछाई हो जाता है। तो बिंब माने वस्तु, मतलब 5 सेंटीमीटर। क्या है 5 सेंटीमीटर?
तो आप कहोगे ये 5 सेंटीमीटर जो दिया गया है ये लंबाई है। किसकी लंबाई है? वस्तु की। वस्तु को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या कहा गया? जो कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या स्थित है? वस्तु। तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? अभी को मैंने बताया था यू से। यू बराबर वस्तु की दूरी कहे तो यू। अगर बताए देखिए अवतल है तो माइनस, उत्तल है तो प्लस। अवतल है तो क्या लगाएंगे? माइनस 20 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा गया? फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या है? फोकस दूरी। तो क्या लिखेंगे? स्मॉल एफ। माइनस के प्लस कहोगे माइनस। क्यों? क्योंकि अवतल है सर। आगे देखिए तो दर्पण से किसकी दूरी? प्रतिबिंब की क्या स्थिति? प्रतिबिंब की दूरी कहे या प्रतिबिंब की स्थिति कहे तो समझ जाइए V पूछा जा रहा है। अगला आकार। आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार, मतलब आई इमेज। प्रकृति मतलब बताना आभासी है कि सीधा है कि उल्टा है, क्या है इसके बारे में बताना। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे कि 1/f, यहां पर हम लगाते हैं, यहां पर लिखेंगे 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। क्यों मैंने प्लस लगाया? क्योंकि दर्पण लिखा है। अगर यहाँ लेंस होता, इस टाइप का क्वेश्चन लेंस में भी बनता, अगर यहाँ लेंस आ जाएगा तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1/f का मान आपको पता है -30 बराबर में 1/v और प्लस में 1/u का मान कितना है? -20। अब देखिए ये माइनस वाला अगर मैं इधर भेज दूं तो प्लस हो जाएगा, 1/v और इधर आएगा तो प्लस 1/20 और इधर क्या लिखा है? माइनस में 1/30। 30 और 20 कैल्सियम लेंगे कितना आ जाएगा? 30 और 20 कैल्सियम 60 आएगा। अब 20 3 60, 3 1 3 माइनस 30 दूनी 60, 2 1 2, 3 में से 2 गया 1/60। अब देखिए इसको ऊपर भेजेंगे, ये भी ऊपर चला जाएगा तो v बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये v का मान मिल गया। अब आपको फार्मूला पता है, यहां से फार्मूला आपको पता है उसका कि I बटे, अगर यम बराबर होता है I/O और बराबर में माइनस का v/u। तो यम का यूज कहीं है नहीं, गुनी गुना का क्वेश्चन होता है तब ये यूज करते हैं, ठीक है। तो गुनी गुना का होता तो यम बराबर यूज कर लेते माइनस का v/u। कब? जब दर्पण कहेगा तब माइनस लगाएंगे, लेंस कहेगा तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो I हमें निकालना है, रहने दीजिए। O का मान पता है 5। O कभी भी माइनस में मत कीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। माइनस V का मान आपको पता है 60 लीजिए। U का मान कितना पता? -20। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ बचा 1, I 1 I और 5 3 15। किसमें आएगा? सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकते हैं, ठीक। अगर दर्पण कहेगा तो प्लस, लेंस कहेगा तो माइनस। याद रखिएगा लेंस में आपको मैं बता दे रहा हूं, बस यही प्लस माइनस का कन्वर्टिंग करना है, ठीक। कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगले टॉपिक पर आते हैं, नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन प्रकाश के अभी हम लोग एक चीज छूट रहा है, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो प्रतिबिंब खींचने के नियम में एक क्वेश्चन आना है नियम से। तो कैसे आएगा? उसमें कहा जाएगा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम बताइए, या आपसे कहा जाएगा किरण आरेख खींचिए। क्या कहा जाएगा? किरण आरेख। अब अवतल दर्पण में 6 होते हैं, उत्तल दर्पण में आपको 2 होते हैं, लेकिन एक ही पूछा जाता है, कौन सा? अब देखिएगा अगर क्वेश्चन में आ जाए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम बताइए। किससे? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण से अगर प्रतिबिंब खींचने के नियम आए तो आप ऐसे बनाइएगा। बनाने के बाद हमेशा पेंट दाहिने तरफ होता है, तो ये बायां है वो दाहिना है, दाहिने तरफ पेंट कर दीजिएगा। यह आपका द्वारक होता है M1 और M2। जहां से रेखाएं होकर गुजरती हैं उसके सेंटर पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहते हैं।
इनके बीचों बीच में अगर देखें तो सर्कल यही बनेगा, तो सर्कल के अंदर ही तो केंद्र होगा, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर, ये सेंटर है। इनका आधा फोकस मतलब यहाँ पर फोकस, इधर बढ़ जाए तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट से कोई लेना देना नहीं है, हमें वस्तु कहाँ रखना है, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी। तो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए वस्तु रख देते हैं, वस्तु यहाँ पर रख दिया गया। प्रकाश की किरणें कहाँ जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। पहली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, लेकिन इधर जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि पेंट है, यहां से टकराकर वापस लौट जाती है। लेकिन लगता है कि ये क्या हो रही हैं, आ रही हैं, लगता है कि ये क्या हो रही हैं, आ रही हैं, डट 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 डट, तो दिखा दीजिएगा, आ रही हैं। लेकिन दूसरी किरण सेंटर पर जाएगी, लेकिन यहां से टकरा करके वापस लौट जाएगी, क्योंकि सेंटर से जाने वाली किरण सेंटर पे ही वापस लौट जाती है। लेकिन डॉट 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 ये दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, जहां पर काटेंगे वही इमेज बनेगा। इसका इमेज क्या बना, देखो, डॉट 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 बना, क्या बनेगा, आई आई डैश। क्या बताएंगे इसको, इस दशा में वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब कैसे लिखेंगे, इस दशा में ऐसे आप लिख देंगे, इस दशा, इस दशा में, दशा में वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब, ओ ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश कैसा है, डॉट डॉट है तो आभासी, क्या लिखेंगे, आभासी। और ये बताओ सीधा बना कि उल्टा, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जाए तो सीधा, नीचे जाए तो उल्टा, ऊपर गया है क्या बनेगा, सीधा। और कैसा है, वस्तु से बड़ा कि छोटा, तो वस्तु इतना बड़ा, कहते हैं इतनी बड़ी, छोटी है कि बड़ी, तो कहोगे छोटी, क्या लिखोगे, वस्तु से छोटा। कहां प्राप्त होता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, एफ तथा पी के बीच में, एफ तथा पी के बीच में बनता है, बीच में बनता है। आप इतना लिख के चले आएंगे, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन इससे हो सकता है बन जाए। अगले पॉइंट पर आपको ट्रिक सिखा दे रहे हैं अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपको अवतल दर्पण से आ जाए, इससे आ जाए अवतल दर्पण, तो केवल आप अवतल दर्पण का कुछ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बनाने आना चाहिए। अवतल दर्पण का समझिएगा, हमारी तरफ चेहरा है ऐसे, और पेंट होगा हमेशा दाहिने साइड में। पेंट कहाँ होगा, आउटसाइड में, मतलब दाहिने साइड में, ये पेंट होगा। ये दर्पण का द्वारक है M1 और ये M2। जहां पर ये किरणें जाकर टकराएंगी उसको हम लोग कहेंगे पोल, हिंदी में कहते हैं ध्रुव। इसका देखो तो गोला बनेगा, सेंटर कहीं ना कहीं होगा ही, और यहाँ पर क्या बनेगा, इसका आधा फोकस, और इधर ज्यादा बढ़ जाओगे तो क्या आ जाएगा, अनंत। अब इसकी इतनी बातें याद हो गई, अब ट्रिक सीख लो। इसका ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक बनाऊंगा, एक बना के सिखाऊंगा। देखिए ये ट्रिक आप याद रखिए। पहले कौन आया, अनंत, आप रखिए अनंत, फिर बाद में कौन आया, सी, फिर कौन आया, यफ। इसी को उल्टा कर लीजिए, कौन आ जाएगा, यफ, फिर सी, फिर इनफाइनाइट। पहला क्वेश्चन कहेगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो वो क्वेश्चन में देगा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब क्वेश्चन में कह दे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। क्वेश्चन आ जाए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी पर बनेगा। अब इसके पहले जो है ये बताओ, अनंत बहुत बड़ा है और फोकस बहुत छोटा है, तो बताओ इधर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर कोई कह दे कि जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। जब वस्तु सी पर हो तब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये भी सी, ये भी सी, तो वस्तु के बराबर बनेगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये कह दे कि सी और एफ के बीच में हो,
तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में। अब इनफाइनाइट बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, तो इसीलिए इधर का मान वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा, मतलब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर ही स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ऑप्शन क्वेश्चन में कई बार यहां से बना है क्वेश्चन कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। लास्ट कंडीशन छांटवी रहती है, पहले यहां पर, फिर इनके बीच, फिर यहां पर, फिर इनके बीच, फिर यहां पर, फिर इनके बीच। अगर लास्ट वाला पूछे तो लास्ट वाला हम बता दे रहे, 5 क्वेश्चन इसी से आपके हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए लास्ट हम बता दे रहे जो स्ट्रिक से नहीं बनेगा, ठीक, बाकी 5 आपके स्ट्रिक से हो जाएंगे। लास्ट क्या है, जब इनके और इनके बीच रखते हैं वस्तु को, तो क्या लिखोगे, ओ डैश। प्रकाश की किरणें पहले कैसे जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर, टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएंगे। और दूसरी किरणें कहां से जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से। लेकिन लगेगा कि पीछे की ओर क्या हो रही है, जा रही है, जैसे कुछ जाएंगी और ये जाकर एक दूसरे को कट कर देंगे। जहां पर काटेंगी वहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इसका नाम है आई डैश। तो क्या लिखेंगे, इस दशा में वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यही आपका कंप्लीट हो जाए। ये टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, इसके पहले मैंने आपको गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित चीजों को बताया हूं। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन जो है, जिसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में अंतर है। परावर्तन का मतलब है कोई चीज टकरा कर वापस लौट जाना, अपवर्तन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया पानी और उस पानी में कोई अपना हाथ ही या पेंसिल ही उस पानी में डुबो दे, तो पानी का जो निचला हिस्सा है वो देखेंगे कि पेंसिल लगेगा बीच में टूट गया है। ब्रेकर मतलब आप किसी पेंसिल को पानी में डालिए तो देखिए पेंसिल जैसे लगता है कि टूटा हुआ भाग है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन की घटना से साफ क्लियर है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपने मार्ग से विचलित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पेंसिल देखते हैं, अगर जल में डुबोएंगे पेंसिल लगेगा टूटा हुआ है, नीचे जब पानी के अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा कि टूटा हुआ है। ये किसकी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन। आप ये भी जानते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो निर्वात से होकर जब वायुमंडल में धूल धुएं कणों से होकर गुजरती हैं तो देखोगे कि वहां पर और यहां पर आने पर प्रकाश की किरणों का कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता, फैलाव हो जाता है, और फैलाव होने के कारण वह पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। आप देखते हैं कि तारे रात में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे इस वायुमंडल में पर अपवर्तन होता है, इसीलिए हम उसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगर पेपर में कभी आता है, कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में, कि तारे टिमटिमाते हैं, तारे रात में टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारे में स्वयं का प्रकाश होता है और उस प्रकाश की किरणें जो होते हैं वो आते आते वायुमंडल से जब होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल का माध्यम कभी सघन कभी विरल की तरह व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण से इसमें वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन होने के कारण हमें कभी तारा उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ वायुमंडलीय अपवर्तन हो रहा है। अर्थात ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है और ग्रह हमारी पृथ्वी की अपेक्षा बहुत नजदीक है, इसीलिए हमें ग्रह चमकते हुए नहीं दिखाई देते और तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आते हैं प्रकाश के अपवर्तन की डिफिनीशन भी आप जान लीजिए। ये तो आप दैनिक जीवन में यूजेज जानते हैं। कभी हम लोग हाथ ही देके पानी में डाल दें तो लगता है कितना मोटा हो गया है, लेकिन वही हाथ जब बाहर निकालते हैं देखते फिर वैसे है। तो ये सब है वायुमंडलीय अपवर्तन, मतलब अपवर्तन। तो देखिएगा, अपवर्तन की जब कोई बात करेगा तो सीधी भाषा में एक फिगर आप बनाइएगा कि ये मान लीजिए पृथक्कारी पृष्ठ है, ये एक सरफेस है और यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये प्रकाश की किरणें तिरछी आपतित होती है, तो अगर तिरछी आपतित होंगी, अगर ये माध्यम विरल है, ये माध्यम कैसा है, विरल, और ये कैसा माध्यम है, सघन। आप कहोगे सर ये विरल सघन क्या है, विरल को और सघन को, ये दोनों के पार्ट कौन है, किसके पार्ट है, पारदर्शी माध्यम के।
पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार दिखाई दे उसी को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और पारदर्शी माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। विरल माध्यम का मतलब ये होता है कि जहां पर कण दूर दूर होते हैं और प्रकाश की चाल तेज होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं मेले में गए और मेले में बहुत दूरियां हैं, आप कोई चीज लेकर जा रहे हैं तो आसानी से निकल जाओगे, लेकिन अगर वही मेला खूब तेजी से लगा हो, बहुत लोग पास पास हो जाए, तो आपको जानने के लिए बहुत सारा हॉर्न देना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा, तो समय लगेगा, तो वहां पर आपकी चाल कम हो जाएगी। सघन का मतलब सघन मतलब बहुत घिरा हो, तो वहां पर आपकी चाल कम। तो जिसमें चाल कम हो जाए और कण पास पास हो जाए तो सघन माध्यम, कण दूर हो जाए, प्रकाश की चाल तेज हो जाए तो विरल माध्यम। जैसे विरल माध्यम कौन है, जैसे वायु, निर्वात, ये सब विरल है। सघन में क्या आता है, कांच, जल, हीरा, ठोस, द्रव, कुछ भी ले सकते हैं उसमें। अब ये देखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती हैं तो यहां से आते समय यहां पर हम लोग अभिलंब ड्रॉ करते हैं, ये अभिलंब है, और इस अभिलंब से अभिलंब की ओर क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। क्यों क्यों झुक जाएंगी, क्योंकि इसकी जो चाल है, क्या है, चाल कहो या हम लोग यहां पर वेग भी कह सकते हैं। आप कहोगे सर चाल और वेग आपने दोनों लिख दिया, इसका मतलब क्या है, चाल वेग में अंतर है क्या? हाँ अंतर है। चाल जो है ये अदिश राशि है, वेग आपका सदिश राशि है, ठीक है। तो वेग में विस्थापन लिया जाता है, चाल में दूरी ली जाती है, तो अंतर तो है, लेकिन इसका चाल या वेग दोनों ही बदल जाता है। अगली चीज क्या बदलती है, और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। क्या बदलता है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है। अगली चीज, इसकी तीव्रता भी बदल जाती है। क्या बदल जाती है, तीव्रता। मतलब जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलती, क्या नहीं बदलती, तो आप कहेंगे आवृत्ति नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। अगर कोई पूछे क्या नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती। कभी भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। अगर एक बार कंपन कर रहा तो एक बार कंपन करते हुए जाएगा, 10 बार कंपन कर रहा तो 10 बार ही जाएगा, 50 बार कर रहा तो 50 बार ही जाएगा। आप जानते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति लगभग 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज ही होती है, जो 50 बार ऊपर 50 बार नीचे जाती है, एक सेकंड में 100 बार झटके देती है। तो इसकी आवृत्ति फिक्स रहती है, बदलती नहीं है, चाहे विरल हो चाहे सघन हो, तो बाकी सब बदल जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है इस बार आ जाए। तो देखिए, इनके बीच का जो कोण बनेगा इसको हम कहते हैं आपतन कोण आई, और इनके बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण आर। तो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर। ठीक है, ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब इसी से परिभाषा बन गया है, क्या बना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती हैं, तो जाती है तो इनका रूट तो ऐसा है ना, इनको ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं गया, ये अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। ये इतना देखिए विचलित हो गया। विचलित को किससे लिखते हैं, डेल्टा से। ये डेल्टा है, ये विचलन को बताता है। किसको बताएगा, विचलन को। तो ये अपने मार्ग से विचलित व विस्थापित हो जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब अपनी वास्तविक स्थिति से आगे पीछे दिखे तो समझ जाइए प्रकाश का क्या हुआ है, अपवर्तन। अगली चीज अब हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर मैं माध्यम चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूं इसको। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आप जो विरल माध्यम था वो सघन कर दिया जाए, और जो सघन था वो विरल कर दिया जाए, तो क्या होगा, अगर ये सघन हो जाए, विरल हो जाए, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी नहीं, अभिलंब से दूर हट जाएगी। मतलब इनके बीच जो अपवर्तन कोण है इसका मान बढ़ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब, जब ये थोड़ा सा और तिरछा करेंगे और माध्यम बदल देंगे तब। अगर प्रकाश की किरणें सघन से विरल जाती हैं तो अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं, लेकिन अगर ये विरल और ये सघन है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस बात को याद रखना। यहां भी वही घटना होती है, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता और चाल बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। अगली पॉइंट, अगर हम बात करें इसी पर
कोई प्रकाश की किरणें इस पृथककारी पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो जाए तो यह लंबवत आपतित होने पर इसी पर ही वापस लौट जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री प्राप्त होता है। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कब प्रकाश की किरणें अगर लंबवत गुजारी जाए तो अपवर्तन कोण का मान 0 प्राप्त होता है, या आपसे ऐसे उल्टा पूछ लिया जाए कि कब अपवर्तन कोण का मान 0 होता है, तो आप कहेंगे जब अभिलंबवत प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तब। ठीक है, तो आपका इसी पर नियम भी मैं लिखा हूं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों कहां मिलते हैं? एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरे वाले नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो अपवर्तन का नियम है दूसरा वाला, उसी को स्नेल का नियम कहते हैं, क्योंकि इसको स्नेल साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई दो माध्यम हो और एक रंग के लिए उन्होंने साइन ज्या मतलब साइन आई तथा दूसरे की अपवर्तन कोण की साइन ज्या मतलब साइन आर का जो अनुपात है वो लगभग लगभग कांस्टेंट आएगा। मतलब अगर हम दोनों का डिवाइड करके मान निकालें तो लगभग एक समय बाद ये बराबर आने लगेंगे। पॉइंट का थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन लगभग बराबर होगा। इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं साइन आई और बट्टे में साइन आर बराबर में कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब नियतांक। अब ये जो आपका है कांस्टेंट क्या है? तो यही अपवर्तनांक है। कौन सा? पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक को हम लोग चाहे तो यंग से लिखें या कहीं कहीं किताबों में म्यू भी लिखा रहेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है। दोनों का मतलब अपवर्तनांक है। तो आप जब 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर लिखेंगे तो ये नोट कर लीजिए। अब आते हैं साइन आई बटे साइन आर, ये बन जाएगा 1n2 बराबर में साइन आई और बटे में साइन आर। अब ये जब लिखेंगे तो ये जो बाद वाला होता है वो ऊपर लिखा जाता है और जो पहले वाला है वो नीचे लिखा जाता है। तो n2 बटे n1 और क्या लिखा है? साइन आई बटे में साइन आर। ये आपका सूत्र बन जाता है। अब अगर n1 में जैसे n2 बाई n1 है और आप देखेंगे वेग क्या होता है? उल्टा होता है। अगर आप देखेंगे अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा उसका वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर अपवर्तनांक ज्यादा तो वेग कम, ठीक। अपवर्तनांक ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम, तो ये उसका उल्टा होता है। तो अगर आपको कभी कभी n1 में v1 दे दे, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, और ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ लैम्डा हो तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, मतलब ये अपोजिट होगा n का। तो इस टाइप पे अगर क्वेश्चन बन जाए तो भी आप लगा सकते हैं। अब फिगर पे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बता रहे हैं स्नेल का नियम आए तो इतना ही आपको लिख के आना है और ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 2023 में ये क्वेश्चन आए, क्योंकि पिछली बार प्रकाश का परावर्तन आया था, इस बार प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम हो सकता है रिपीट करे। तो आप तैयार कर लीजिएगा। स्नेल का नियम इसी को कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा, बस खत्म। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। इस पे न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं? सेकंड लॉ पर न्यूमेरिकल आते हैं। वो न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? इसके न्यूमेरिकल बन सकते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे, और यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी और आने के बाद यहां से ऐसे चली जाएंगी। पेपर में आपको दे दिया जाएगा 120 डिग्री, यहां दे दिया जाएगा 135 डिग्री, और यहां लिख दिया जाएगा फर्स्ट, यहां लिख दिया जाएगा सेकंड। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि कोण आई तथा, या सीधे पूछ लिया जाएगा कि अपवर्तनांक बताइए। अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि माध्यमों का नाम बताइए। माध्यम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इस पे अगर इस टाइप के आते हैं तो ये स्नेल के जितने फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब फिगर देखते ही आप लोग उसमें लगाइएगा और तुरंत लिखिएगा स्नेल के नियमानुसार। क्या लिखेंगे? स्नेल के नियमानुसार लिखेंगे। क्या होता है स्नेल का नियम? n बराबर साइन आई और बट्टे में होता है साइन आर। यही सूत्र आप लगाइएगा जब भी फिगर वाला क्वेश्चन आएगा तब।
अब देखिए आई का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम, फिगर देखते ही आपको उसके पॉइंट पर लंब डालना है, तो आप लंब ऐसे डालिए, डाल दिए लंब। आप सभी को पता है यही इतना आपका आई है, और देखिए पूरा दिया है 120, तो आपको पता है ये इतना तो 90 बनेगा ना, बनेगा कि नहीं। तो आप पूरे में से अगर 90 घटा दे तो ये वाला मिल जाएगा। तो कोण अगर आई चाहिए आपको, आई अगर चाहिए तो आपको 120 में से, मतलब टोटल में से आपको ये 90 घटा देना होगा, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और अगर आर चाहिए तो पूरा कितना है 135, और उसमें से कितना घटा लीजिए 90 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 45। तो आई का मान 30 और आर का मान 45, इस पे पुट कर लीजिए तो हो जाएगा साइन आई के स्थान पे 30 और आर के स्थान पर 45। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, 45 का मान 1/√2, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो √2 और बटे 2 एकम 2, परिमेयकरण कर दीजिएगा √2 रेशनलाइज, तो इससे करोगे तो इसका गुणा होकर के 2 आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो 2 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर यन का मान पूछेगा तो इस टाइप से आपको बताना है। फिगर वाले क्वेश्चन इसी पर लग जाएंगे, ठीक है, और इससे ज्यादा आप परेशान मत होइएगा, जितने फिगर के क्वेश्चन आएंगे इसी पर लगा दीजिएगा, इससे ज्यादा हार्ड आपको फिगर पर नहीं दे सकते। चलिए, अब ये कैसे पता चला। अच्छा, एक चीज आपको लग रहा होगा कि यहाँ आपतन कोण का मान कम है, यहाँ आपतन कोण का मान बढ़ गया, इसका मतलब माध्यम फर्स्ट क्या है, तो माध्यम फर्स्ट कैसा है आपका, तो इससे पता हो गया कि माध्यम जो फर्स्ट है वो आपका कैसा है, सघन माध्यम। कैसा माध्यम, सघन माध्यम। और ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल जाती हैं तभी अविलंब से दूर हट जाती है। तो इस टाइप का आप माध्यम भी क्लियर हो गया और आपका अपवर्तनांक भी क्लियर हो गया। इस टाइप के इससे हार्ड क्वेश्चन यहाँ नहीं बन सकते फिगर के। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन और भी कैसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए तो क्या करेंगे। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय, सबसे पहले अगर अपवर्तनांक मिले तो आप चाहे म्यू लिखें चाहे एन लिखें, तो आप लिखेंगे n बराबर 1.5। फिर आपको कहा गया निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो, निर्वात में अगर कोई प्रकाश की चाल कहे तो c लिखा जाता है, वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड इन लाइट, या ऐसे भी इंग्लिश में पूरा उल्टा लिखा जाता है, स्पीड इन लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो n बराबर आपका हो गया 1.5, और निर्वात में प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं, c से। c का मान कितना दिया गया है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर पेपर में ये दिया रहे तो लिख लीजिए, ना दिया रहे तब भी लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए आगे क्या दिया, कांच में, कांच क्या है, माध्यम है। मैंने बताया था निर्वात और वायु ही विरल जाएगा। अगर कांच आता है, जल आता है, ठोस आए, द्रव आए, गैस आए, कुछ भी आए, अगर इसमें माध्यम में कोई चीज आ जाए तो उसमें जब प्रकाश की चाल कहेगा तो उसको हम लोग v से लिखते हैं, इससे v से। अब इसके लिए एक फार्मूला है n बराबर c/v, यही एक फार्मूला होता है। अगर n निकालना है तो c/v, और अगर v निकालना है तो n को ट्रांसफर कर दीजिए, तो c बटे क्या हो जाएगा n। c का मान है 3 × 10⁸, और बटे n का मान है 1.5, 1.5 दूनी 3, तो आपका आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बन सकते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट बोलो करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका इस टाइप पे, प्रकाश के अपवर्तन पर भी हो गया। अब अगला बन सकता है कि जैसे पहले आपको टाइप सीखना है। अगर कोई क्वेश्चन में कह दे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप क्या लिखेंगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले बनाना सीखिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो देखिए अपवर्तनांक को हम लोग यन से लिखते हैं, यन भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं। चाहे यन लिखिए चाहे म्यू लिखिए। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, सापेक्ष के पहले देखना है क्या लिखा है, वायु। वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर। सापेक्ष के बाद देखो क्या लिखा है, कांच। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास। ग्लास का पहला अक्षर जी, एयर का पहला अक्षर ए, ग्लास का पहला अक्षर जी। जो पहले आया वो पहले लिखिए, जो बाद में आया वो बाद में लिखिए, यही चीज हो जाएगा आपका। तो कोई पूछे वायु के सापेक्ष कांच का पढ़ना, ए म्यू जी, अगर ये आप चाहते हैं ये लिखिए, और नहीं तो पहला अक्षर क्या है, ए, यहां लिखे ए, बाद में क्या है, कांच मतलब जी, यहां लिखे ए एन जी। ऐसे आप बना सकते हैं। दूसरा एक और आपको हम दे रहे हैं, अगर मैं कह दूं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे आपको पेपर में लिखा मिलेगा क्वेश्चन, तो आपको बनाना रहेगा खुद। तो देखिए पहले क्या, सापेक्ष के पहले क्या लिखा है, जल। जल को इंग्लिश में वाटर, वाटर का पहला वर्ड क्या है, डब्ल्यू। उसके बाद क्या लिखा है, कांच। तो सापेक्ष के बाद ना कांच है, इसको क्या इंग्लिश में कहेंगे, ग्लास। ग्लास का पहला वर्ड जी, पहले कौन आया, डब्ल्यू, बाद में कौन, जी, तो हम लिखेंगे यन अपवर्तनांक के लिए। अब इसके पहले कौन है, डब्ल्यू, तो यहाँ डब्ल्यू, बाद में कौन आया, जी, तो डब्ल्यू एन जी, ऐसे आप लिखेंगे डब्ल्यू एन जी। अगर यही चीज कोई कह दे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तब तो आपका जी पहले हो जाएगा, डब्ल्यू बाद में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए जल कामा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए जल कांच के सापेक्ष वायु का और सापेक्ष अपवर्तनांक, तो आप कंफ्यूज हो गए। आप कहोगे सापेक्ष बात तो सर दिया ही नहीं है, दोनों पहले दे दिया है, तब आप क्या करेंगे, नाम कैसे देंगे? चलिए ध्यान दीजिए, तब आपको कैप्चर करना है कि सापेक्ष के पहले कौन दिया है। फर्स्ट इसको वरीयता देंगे, बाद में हम इसको वरीयता देंगे। ये नहीं कि पहले आया तो पहले देंगे, नहीं, सापेक्ष पहले जो आया उसको पहले कहेंगे। तो सापेक्ष पहले कौन आया, कांच, इंग्लिश में कहते हैं ग्लास, तो पहला क्या मिला, जी। फिर अपवर्तनांक का नाम देंगे, क्या होगा, एन। फिर इसके सबसे पहले कौन आया, वाटर मतलब जल, तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू, तो बन जाएगा जी एन डब्ल्यू। तो आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन, मतलब जितने भी बनाने वाले हैं ऐसे बना लीजिए। अब मैं आपको ट्रिक सिखा दे रहा हूं बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एएनजी का है, आपको उल्टा क्वेश्चन दे दिया, जैसे कहा गया कि इसका कोई उल्टा करना है, तो व्युत्क्रम का क्वेश्चन आ सकता है जी एन ए। अब इसको क्या पढ़ोगे, ऐसे भी फार्मूले बन सकते हैं। कोई कहते कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 3/2 है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो 2/3 होगा। उल्टा कर देना जस्ट, अगर कोई आपसे उल्टा पूछे तो उल्टा फार्मूला लगा देना है, ठीक है। लेकिन अगर इसका सूत्र बनाना है तब थोड़ी ना उल्टा लगा पाओगे। तब इसके लिए आपको देखो तरीका सिखा दे रहा हूं, जो बाद में लिखा रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा, ठीक है, और जो पहले लिखा रहेगा वो नीचे लिखिएगा। तो पहले कौन लिखा है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू, इस तरह सूत्र बन जाएगा। अगर यहाँ एयर तो यहाँ भी एयर, हो गया सूत्र। आपको अगर इसका बनाना है क्या करोगे, मैंने बताया बाद वाला ऊपर, तो बाद में कौन है, एन डब्ल्यू, तो एन डब्ल्यू लिखेंगे। पहले कौन है, नीचे जी, तो लिखेंगे एन जी। अगर यहाँ एयर तो यहाँ भी एयर, फार्मूला तैयार है। रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको ध्यान रखना है। हम आपसे कह दें यल यन यस का बना के बताइए, क्या बनाएंगे, तो आप लिखेंगे बाद वाला ऊपर मतलब यन यस, और पहले वाला नीचे मतलब एन एयर। यहाँ एयर तो यहाँ भी एयर, तैयार हो जाए। इस टाइप से आप बना लेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन इस टाइप पे भी करवा दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, वायु के सापेक्ष जल तथा
जल तथा तुमने बोला करो, दिक्कत नहीं है। कांच का बताओ ताकि पता चले। अपवर्तनांक क्रमशः सूरज के तो लगाओ। 2/3 तथा 2/3 कहिए या 3/2 कहिए, कई बार 3/2 आया है, तथा 5/3 है। 4 बजे आ रहा है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? W पूछो। जल का अपवर्तनांक क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या करोगे? देखिए, मैंने आपको अभी कैप्चर करने का तरीका बताया हूं। क्या लिखा है? वायु के सापेक्ष किसका? जल तथा कांच। पहले वायु का सापेक्ष, लेकिन ये जो वायु है सापेक्ष के पहले लिखा है, ये दोनों के लिए संबोधन दे रहा है, जल के लिए भी और कांच के लिए भी। तो पहले हम जल का बनाएंगे फिर कांच का बनाएंगे। तो पहले कौन है सापेक्ष के? तो कहोगे एयर। बाद में कौन है सापेक्ष के बाद? जल। तो क्या लिखेंगे? वाटर माने W। अब बराबर, अब जो पहले दिया उसका पहले मान भी दिया होगा, तो पहले मान कितना है? 3/2। आगे ध्यान दो, वायु है तो A, अपवर्तनांक है तो N, जल के बाद कौन दिया? कांच, तो क्या लिखेंगे? ग्लास। बराबर, बाद में कौन दिया है? 5/3, 5/3 हो गया। फिर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? कांच के सापेक्ष, सापेक्ष के पहले कौन है? कांच। कांच को इंग्लिश में कहते हैं ग्लास। सापेक्ष के बाद कौन है? जल। तो क्या लिखेंगे? W बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको बनाना, मैंने अभी सूत्र बनाना सिखा दिया आपको कि GNW का बनाना है, बाद वाला ऊपर मतलब NW ऊपर, और ये वाला नीचे मतलब NG नीचे। अगर यहाँ एयर तो यहाँ भी एयर। सूत्र बन गया, फार्मूले पर रख दीजिए आंसर। चलिए रख के देखिए। तो ANW का मान आपको पता है, ANW का मान कितना है? 3/2, और ANG का मान कितना है? 5/3। इसका गुणा आपका इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, गुणा कर लेंगे। 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, आपका आंसर आ जाएगा 9/10। या इसे दशमलव बदलना चाहते हैं तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 0.9, लेकिन दशमलव न बदलिएगा, यहीं पे छोड़ दीजिएगा, तो आपका इस टाइप का न्यूमेरिकल लग जाएगा। अब चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब चलिए हम लोग आते हैं क्रांतिक कोण पर। क्रांतिक कोण की परिभाषा कैसे बनेगी? चलिए क्रांतिक कोण पर आते हैं। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण कैसे बनेगा? तो क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरणें, माध्यम पहला सघन होना चाहिए, दूसरा माध्यम विरल होना चाहिए। जब प्रकाश की किरणें सघन से होकर के विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो I का मान है, जब I का मान बढ़ाते जाएं और अपवर्तन कोण का मान हमें 90 डिग्री प्राप्त हो जाए। कब 90 प्राप्त होगा? जब I का मान C के बराबर कर देंगे, तब हमें R का मान कितना मिल जाएगा? 90। ये तो हमारा रियल केस है कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो आपका ये अभिलंब से दूर हट जाता है। कौन? अपवर्तित किरण। लेकिन अगर मैं यही चीज यहां से इसका मान और ज्यादा बढ़ा दूं, I का मान C के बराबर कर दूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि अपवर्तन कोण इस पर ना जाकर इसी पृष्ठ पर जाने लगेगा। तो ये जो अपवर्तन कोण का मान है यार, ये 90 प्राप्त हो जाएगा। कब? जब आप I का मान C के बराबर कर दोगे तब। तो इसी को बोलते हैं क्रांतिक कोण। कि जो सीधे कर सकते हैं कि सघन माध्यम में बना, ये कौन सा माध्यम है? तो ये कहोगे सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? तो कहोगे विरल माध्यम। इसीलिए इसी से परिभाषा भी बना दी गई है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसको हम लोग C से लिखते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? C से। अगर कोई मुझे इसको व्यक्त किससे करते हैं तो क्या किससे व्यक्त करेंगे? C से व्यक्त करते हैं। तो इसका फार्मूला बनेगा N बराबर में 1/sin C। ये आपका एक सूत्र बन जाएगा। अगर C क्या क्रांतिक कोण, N है अपवर्तन, इस पर आप लगा सकते हैं। ठीक है।